हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू परचम। जैसा कि आपको पता है, लास्ट सेशन में हमने एंशियंट हिस्ट्री का गुप्ता एम्पायर के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था किस तरीके से शक और कुषाणों को हराकर गुप्ता एम्पायर की शुरुआत श्रीगुप्त ने की थी। उसके बाद घटोत्कच और जो एक्चुअल फाउंडर माने जाते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट आए थे। तो हमने लास्ट क्लास में वो सारी बातें डिस्कस की थी, मतलब जो सारे के सारे रूलर थे गुप्ता एम्पायर के, उनको किस नाम से जाना जाता था, उनके अचीवमेंट्स क्या हैं, एटसेट्रा, और सोर्सेस क्या थे गुप्ता पीरियड को स्टडी करने के, वो हमने जाना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप परचम का प्लेलिस्ट जाइएगा, वहां पर पुराना वीडियो देखेंगे। अब आज हमें जो बात करना है, गुप्ता पीरियड के आर्ट और आर्किटेक्ट के बारे में बात करनी है। केव्स कैसी थी, टेम्पल कैसे थे, कौन सा लिटरेचर जो है वो लिखा गया गुप्ता पीरियड के समय, और काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी बताती हूँ। जैसे कि लिखा जाता है कि मालविका अग्निमित्रम किसकी रचना है, तो सभी को पता है कि कालिदास से है। लेकिन इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा। वो पूछा जाएगा ये जो मालविका अग्निमित्रम है, उसमें अग्निमित्र जो है वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वो सुंग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। या पूछा जाएगा इनमें से कौन नवरत्न है या 9 जेम है जो कि उज्जैन में नहीं रहा करते थे, क्योंकि आपको पता है गुप्ता पीरियड की 2 कैपिटल थी, एक पाटलिपुत्र और एक उज्जैन। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो वो सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम कवर करेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है नचना कुटार, नचना कुटार का जो टेम्पल है वो किस डायनेस्टी से रिलेटेड है, तो गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है। उदयगिरी की गुफाएं, तो वो भी गुप्ता पीरियड से है ना। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आज की क्लास का पीडीएफ चाहिए तो परचम के एप्लीकेशन पे या फिर परचम की वेबसाइट से आप आज का क्लास का पीडीएफ ले सकते हैं। वीडियो के लास्ट में 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है जो कि गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है। उनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया था कि श्रीगुप्त ने गुप्ता एम्पायर की शुरुआत की थी और इसने जो टाइटल लिया था वो महाराजा का टाइटल था। बेसिकली कुषाणों के अंदर रहते हुए श्रीगुप्त काम करते थे। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच होते हैं और इन्होंने भी महाराजा का टाइटल लिया था। लेकिन एक्चुअल फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट थे। इन्होंने ही गुप्ता एरा की शुरुआत 319 एडी में की थी और इन्होंने महाराजाधिराज का टाइटल लिया था और लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी के साथ शादी की थी। और कुमार देवी और अपने नाम के कॉइन भी प्रिंट कराने का काम चंद्रगुप्त फर्स्ट का था। चंद्रगुप्त ने संन्यास लेने के बाद समुद्रगुप्त को अपना राज दे दिया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ऐसा वी.ए. स्मिथ ने कहा है। जो हमारा एरन इंस्क्रिप्शन है वहां से समुद्रगुप्त के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा आप लोग ने इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में सुना होगा, वहां से भी समुद्रगुप्त की इंफॉर्मेशन है। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड गद्दी पे बैठते हैं। इन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था। इन्होंने जो शक थे, अंतिम जो शक रूलर था उसको हराया था, इसलिए इन्होंने सकारी का टाइटल भी लिया था। और जो 9 जेम्स के बारे में बात कर रहे थे, नवरत्नों के बारे में बात कर रहे थे, वो चंद्रगुप्त सेकंड के ही दरबार में रहा करते थे। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद कुमारगुप्त फर्स्ट गद्दी पर बैठते हैं। कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई थी, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने सकारदिता का टाइटल भी लिया था। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठते हैं। इन्होंने हुणों को हराया था। हुणों का जो इन्वेजन था वो स्कंदगुप्त के समय हुआ था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो सुदर्शन लेक था उसको रिनोवेट कराने का काम भी शुरू किया था। इसके बाद आपने देखा था कि अंतिम जो रूलर था वो विष्णुगुप्त था। फिर मैंने आपको कुछ सोर्सेज भी बताए थे कि समुद्रगुप्त के बारे में आपको प्रयाग या स्टोन पिलर से मिलता है, एरन स्टोन पिलर से मिलता है, नालंदा कॉपर प्लेट से समुद्रगुप्त की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। चंद्रगुप्त सेकंड की इन्फॉर्मेशन जो आपका कुतुब मीनार है दिल्ली में, उसके बगल में एक मेहरौली आयरन पिलर है, वहां से मिलता है। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन से मिलता है स्कंदगुप्त के बारे में। भीतरी पिलर से और इंदौर स्टोन पिलर से भी स्कंदगुप्त के बारे में मिलता है। बुद्धगुप्त के बारे में पहाड़पुर कॉपर प्लेट से इंफॉर्मेशन मिलती है। ये तो सोर्सेज है जो पहले लेक्चर में कवर किए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का करंट न्यूज के साथ। देखिएगा, सितंबर 2021 की न्यूज है। तो यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक टेम्पल डिस्कवर किया था और जब उसकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि वो 5th सेंचुरी का है, गुप्ता पीरियड के आसपास का वो टेम्पल है। ये टेम्पल जो है विलसार विलेज उत्तर प्रदेश के इटाहा डिस्ट्रिक्ट में
डिस्कवर किया गया, खोजा गया। किसके द्वारा? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ये जो पूरी साइट है, बिलसार साइट जो है, इसको ऑलरेडी एएसआई के अंडर में 1928 में ले लिया गया था। फिर सितंबर 2021 में वहाँ पर हमको एक मंदिर मिलता है और उसकी जब हम डेटिंग करते हैं, कार्बन डेटिंग, तो हमको पता चलता है कि वो गुप्ता पीरियड से रिलेटेड टेम्पल है, जिसमें कुछ पिलर्स भी हमको मिलते हैं और एक इंस्क्रिप्शन भी मिलता है जिसमें कुमार गुप्त, उस इंस्क्रिप्शन का रिलेशन हमने कुमार गुप्त से रिलेट किया है। ठीक है। और ये जो इंस्क्रिप्शन हमको मिला है गुप्ता डायनेस्टी का, वो शंख लिपि या फिर सेल स्क्रिप्ट में है। हमको कैसे पता चला कि कुमार गुप्त फर्स्ट से रिलेटेड है? जब इसको डेसिफर्ड किया गया तो इसमें महेंद्र दित्य का नाम था और महेंद्र दित्य जो है इसको रिलेट करा कुमार गुप्त फर्स्ट से। तो ऐसा पता चला कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे और ये इन्फॉर्मेशन हमको इस इंस्क्रिप्शन से मिली, तो हमने इसको रिलेट कर दिया कुमार गुप्त से और हमने बताया कि ये जो इंस्क्रिप्शन हमको मिला है वो गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है। साथ ही साथ जैसा इंस्क्रिप्शन हमको यहाँ पर मिला है, मैं थोड़ा समय पहले जो है एक और स्टैच्यू मिला था जो कि हमने लखनऊ म्यूजियम में रखा हुआ है, उसमें भी हमें अश्वमेध यज्ञ के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी। ठीक है। और आपको मैंने सिखाया था कि कुमार गुप्त के द्वारा जो कॉइन जारी किए गए थे उसमें भी अश्वमेध यज्ञ के बारे में मेंशन था। ठीक। अगर हम और बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश जो है वहाँ से गुप्ता पीरियड के बारे में हमें और भी इंफॉर्मेशन मिलती है। और भी टेम्पल जो है वो डिस्कवर किए गए थे, कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है 10 अवतार मंदिर, जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। 10 अवतार टेम्पल जो कि आपको देवघर उत्तर प्रदेश से मिला था, भीतरगांव टेम्पल ये भी कानपुर से मिला था। तो ये दोनों टेम्पल भी गुप्ता पीरियड से रिलेटेड थे जो हमको उत्तर प्रदेश से मिले थे। ये आपकी करंट न्यूज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं शंख लिपि जो स्क्रिप्ट है, जिसको सेल स्क्रिप्ट भी कहा जा रहा है, उसके बारे में। इस स्क्रिप्ट का यूज नॉर्थ सेंट्रल एशिया में किया जाता था अराउंड 4 से लेके 8 सेंचुरी के बीच में। इसमें ब्राह्मी स्टाइल को यूज किया जाता था, कुछ कैरेक्टर और नंबर का भी यूज यहाँ पर किया जाता था। ये जो स्क्रिप्ट है वो जावा, इंडोनेशिया और बुर्नोई के रीजन से भी हमको देखने को मिली है। इसको सबसे पहले 1836 में डिस्कवर किया था या फिर इसको पढ़ा था 1836 में। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। उत्तराखंड में एक त्रिशूल मिला था जहां से हमको ये स्क्रिप्ट जानने का मौका मिला था 1836 में। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर हम इस स्क्रिप्ट की बात करते हैं, इस इंस्क्रिप्शन, तो इस तरीके की इंस्क्रिप्शन या स्क्रिप्ट हमको मुंदेश्वरी टेम्पल बिहार से भी मिला है। उदयगिरी की केव जो है मध्य प्रदेश में, वहां से भी हमको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिली है। साथ ही साथ कुछ केव्स है जो गुजरात और महाराष्ट्र के रीजन से हैं, वहां पर भी हमको यही स्क्रिप्ट देखने को मिली है। ठीक है। स्टार्ट करते हैं लिटरेचर एंड लैंग्वेज के बारे में। जैसे कि मैंने कहा, चंद्रगुप्त सेकंड जिन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था, उनके दरबार में 9 रत्न या नवरत्न रहा करते थे। जैसे कि कालिदास संस्कृत के पोएट माने जाते हैं, हरिसेन, अमर सिंह जिन्होंने अमरकोश लिखा हुआ है, धन्वंतरी, कच्छपण, शंकु, बारामिहिर, बारारुचि, वेताल भट्ट जो कि एक मैजिशियन माने जाते हैं। तो थोड़ा सा इन सभी लोगों के बारे में हम जान लेते हैं कि जो गुप्ता पीरियड थी, उनकी जो कोर्ट की लैंग्वेज थी वो क्या थी? संस्कृत थी। जो 2 बहुत बड़े महाकाव्य माने जाते हैं, रामायण और महाभारत, उनका जो ओरिजिनल आज के समय में आप स्ट्रक्चर देखते हैं वो भी रिलेट कहाँ से करता है? गुप्ता पीरियड से करता है। अराउंड 4 AD में ही इनको तैयार किया गया था। साथ ही साथ जो मत्स्य पुराण, वायु पुराण है, उनसे भी हमको गुप्ता पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और उनका भी ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है वो पुराणों का भी गुप्ता पीरियड में तैयार किया गया। ठीक है। इसके अलावा अगर हम कालिदास जी के बारे में बात करते हैं तो कालिदास जी संस्कृत के एक बहुत अच्छे पोएट माने जाते हैं। इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं की है, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, विक्रम उर्वशीयम, ऋतुसंहार, मेघदूत और कुमार संभव। ये कुछ रचनाएं हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं कालिदास जी की। इनके बारे में क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में बनते हैं। जैसे अगर मैं बात करती हूँ महाकाव्य के बारे में, तो इनके 2 महाकाव्य हैं, एक तो कुमार संभवम और एक है रघुवंशम। तो कुमार संभवम एक पोयम है जिसमें कार्तिकेय के बर्थ के बारे में बताया। और कार्तिकेय कौन है? सन है शिव और पार्वती जी के। रघुवंशम में भगवान राम के बारे में बताया है और जो इक्ष्वाकु डायनेस्टी के लोग हैं उनको रघुवंशम से कंपेयर किया है। अगर हम प्ले के बारे में बात करते हैं तो 3 प्ले यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? पहला है मालविका अग्निमित्रम, जहाँ पे मालविका और अग्निमित्र जो कि शुंग डायनेस्टी के राजा हैं, उनकी लव स्टोरी उसमें दिखाई गई है। अगर हम विक्रम उर्वशीयम की बात करते हैं तो ये
विक्रम बेसिकली पूर्वा एक राजा थे जिनको रिलेट किया, जिनके पास टाइटल कह सकते विक्रमादित्य था, या उनकी क्वालिटी को विक्रमादित्य के साथ रिलेट किया है, इसलिए इसका नाम विक्रम और उर्वशी, इन दोनों की जो ड्रामा है, मतलब इन दोनों की लव स्टोरी पे जो ड्रामा है वो विक्रम उर्वशियम है। इसके अलावा अगर बात करते हैं अभिज्ञान शकुंतलम, तो यहाँ पर हस्तिनापुर के जो किंग थे दुष्यंत और शकुंतला, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो ये भी एक ड्रामा है। अगर हम बात करते हैं ऋतुसंहार के बारे में, तो ये भी एक पोयम है जो कि 6 सीजन पे बेस्ड है। मेघदूत के बारे में तो एक यक्ष होते हैं और यक्ष बैठे हुए होते हैं हिमालय की चोटी पे खाली जगह पे, और वो अपनी प्रेमिका को क्लाउड को मैसेंजर बनाकर अपना मैसेज भेजना चाहते हैं, तो उस पे ही ये मेघदूत लिखी गई है कालिदास के द्वारा। और कुछ रचनाएं हैं जो गुप्ता पीरियड में हुई थी, जैसे कि शूद्रक की मृच्छकटिकम, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षम, फिर विष्णु शर्मा की जो है वो पंचतंत्र है, और पंचतंत्र एक ऐसी बुक है जिसको सबसे अधिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। हरिसेन ने कंपोज किया था इलाहाबाद प्रशस्ति। ये इलाहाबाद प्रशस्ति में जो है वो जहांगीर, अकबर और बीरबल, इसके अलावा अशोक की इंफॉर्मेशन भी हमको मिलती है, क्योंकि आपको पता है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन कौसंबी में था और उसको अकबर के कहने पर जहांगीर इलाहाबाद लेकर आ गए थे। भास, भास की रचना मिलती है स्वप्न वासव दत्त। भरथरी की रचना मिलती है वाक्यपड़ियाँ। आर्यभट्ट की रचना मिलती है आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट जो है उन्होंने शून्य का डिस्कवर किया था, ये हम जानते हैं। आर्यभट्ट ने हमको एक और यहाँ पर सूर्य सिद्धांत को भी मेंशन किया है। इन्होंने अलजेब्रा के बारे में बताया, इन्होंने बताया किस तरीके से अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे घूमती है। टिग्नोमेट्री के ओरिजिन के बारे में भी हमको आर्यभट्ट ने बताया था। इसलिए तो हम गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने काफ़ी कुछ डिस्कवर किया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बारामीर के बारे में, तो इन्होंने पंच सिद्धांत और बृहत संहिता दिया है। इन पंच सिद्धांत में 5 स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी को डिस्कवर किया गया है, बताया गया है। साथ ही साथ टिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट भी बारामीर के द्वारा बताए गए हैं। यहाँ पर एक और साइंटिस्ट हमको देखने मिलते हैं जिनका नाम है ब्रह्मगुप्त। हम सभी लोग हमेशा पढ़ते हैं कि ग्रेविटेशन के बारे में हमको न्यूटन ने बताया, एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठे थे और एप्पल गिरा, तो वो सब बातें आज हम पढ़ते हैं सही है, लेकिन ब्रह्मगुप्त वो पहले व्यक्ति थे, पर्सन थे, जिन्होंने हमको ग्रेविटेशन के बारे में बताया। ठीक है, तो ब्रह्मगुप्त ने हमको ग्रेविटेशन के बारे में पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी थी, जिनका रिलेशन आपको गुप्ता पीरियड से देखने को मिलता है। अगर हम आर्किटेक्ट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आती है केव, और केव्स के बाद हम बात करेंगे टेम्पल्स के बारे में। तो उदयगिरी की केव, अब बहुत सारी नाम से उदयगिरी की केव है। एक उदयगिरी की केव जो है वो राजगृह बिहार में भी है, एक जो है उदयगिरी और खंडेरी केव जो है वो उड़ीसा में भी है, लेकिन यहाँ पर हम जो उदयगिरी की केव्स की बात कर रहे हैं ये मध्य प्रदेश की हैं। तो मध्य प्रदेश के विदिशा में जो है वो गुप्ता पीरियड से रिलेटेड उदयगिरी की केव्स मिलती हैं। मतलब उदयगिरी की केव्स जो मध्य प्रदेश में है उनका रिलेशन किससे है? मध्य प्रदेश से है। अब ये जो केव्स हैं उसमें 14 केव्स हैं, लेकिन हमको केवल एक ही केव के बारे में जानना है। उदयगिरी में जो केव नंबर 5 है वहां पर हमें विष्णु के 12 अवतार का स्टैच्यू मिलता है। आप सभी लोगों को पता है अर्थ को सी से, समुद्र से बचाने के लिए इन्होंने 12 अवतार लिया था, जिसमें उन्होंने बोर या फिर सुअर का सर लगाया था। तो 12 अवतार का स्टैच्यू विष्णु का हमको उदयगिरी की केव नंबर 5 से देखने को मिलता है, जो कि विदिशा में है। अगर हम जूनागढ़ की केव्स के बारे में बात करते हैं तो ये भी गुप्ता पीरियड से है, लेकिन ये बुद्धिस्ट केव है। बुद्ध लोग जो मॉन्क्स हैं वो बिहार में, चैत्र में या फिर केव्स में रहा करते थे, तो वही ये केव्स हैं। अगर हम बात करते हैं बाघ की गुफाएं, कई बार अगर आप लोग एमपीपीएससी एग्जाम देते हैं या एमपी के स्टूडेंट हैं तो आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा कि बाघ केव के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। तो बाघ केव जो है बघानी रिवर, धार डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में ही आती हैं। ये भी रॉक कट केव्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे कई सारी पेंटिंग हमको मिलती हैं, और ऐसा बोला जाता है कि बाघ की केव का रिलेशन भी बुद्धिस्ट से है। बुद्ध मॉन्क दत्ताका के द्वारा इसको बनाया गया था। इनमें जो टोटल 9 केव्स थी, लेकिन अब सिर्फ केवल 5 केव ही बची हुई हैं, बाकी सब खराब हो गई हैं। अब इन केव्स में हमको कुछ इस तरीके से पेंटिंग्स भी मिलती हैं, ठीक है। इन पेंटिंग को या इस टेक्निक को टेम्परा टेक्निक कहा जाता है, जिसमें डिफरेंट कलर्स का यूज करके उन्हें बनाया जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें बाघ केव से मिलती है और इसका रिलेशन भी गुप्ता पीरियड से है।
नासिक की केव्स, नासिक की गुफाएं जो है उसमें भी 23 केव्स हैं जिनको हम पांडव लेनी के नाम से जानते हैं, और ये भी हिनायान बुद्धिज्म की ब्रांच को सपोर्ट करती हैं। और यहाँ पे कोई भी इमेज हमको बुद्ध की नहीं मिली है, क्योंकि हिनायान जो थे वो स्टैचू नहीं बनाते थे, महायान लोग जो थे वो बुद्ध की स्टैचू बना के उनकी पूजा किया करते थे। अब बात कर लेते हैं टेम्पल्स के बारे में। ऐसा माना जाता है कि गुप्ता जो डायनेस्टी के रूलर्स थे उन्होंने ही टेम्पल बनाने की शुरुआत की, उन टेम्पल में भगवान की स्टैच्यू रखना शुरू किया और पूजा पाठ करने का कार्यक्रम शुरू किया। तो यहाँ पे परमानेंट जो फ्री स्टैंडिंग हिंदू टेम्पल बनाने का क्रेडिट जाता है वो गुप्ता डायनेस्टी को ही जाता है। इन्होंने जो टेम्पल बनाए थे वो नागरा स्कूल ऑफ आर्ट के द्वारा बनाए गए थे, जिसमें कुछ पिलर्स मिलते हैं, शिखर देखने को मिलता है। आपने देखा होगा ना आपके मंदिरों में शिखर होते हैं। तो क्यों बेसिकली यहाँ पे 3 स्कूल होते हैं जिनके ज़रिए हम मंदिर को बनाते हैं, या फिर टेम्पल के आर्किटेक्ट की 3 स्टाइल होती है। नागरा स्टाइल जो हमारा नॉर्थ इंडिया का रीजन है, बेसिकली वहाँ पर आपको नागरा स्टाइल के टेम्पल बनते हैं जिसमें शिखर वगैरह होते हैं। द्रविड़ स्टाइल जो साउथ इंडिया के मंदिर होते हैं, मीनाक्षी टेम्पल, पूछा जाता है मीनाक्षी टेम्पल किस स्टाइल में, तो द्रविड़ स्टाइल में है। और बेसर स्टाइल तो जो आपका बीच का बिंद और कृष्णा रिवर के बीच का जो रीजन है वो बेसर स्टाइल में होता है। तो 3 स्टाइल होती हैं, या 3 प्रकार से हम मंदिरों को कंस्ट्रक्ट करते हैं। नागरा स्टाइल नॉर्थ इंडिया में, द्रविड़ स्टाइल साउथ इंडिया में, और बेसर स्टाइल मिडिल इंडिया में, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे गुप्ता पीरियड के जो मंदिर थे वो नागरा स्टाइल में बनाए गए थे, जिनमें शिखर हुआ करते थे, पिलर्स हुआ करते थे मंदिर में, ठीक है। और मंदिर जो होते थे वो ब्रिक्स या स्टोन के बने होते थे, जिनमें भी कई प्रकार की पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। जनरली इनके जो मंदिर थे वो डेडिकेटेड थे भगवान विष्णु को। इसके अलावा भगवान शिव के मंदिर भी मिलते हैं, और बंगाल के रीजन में जो मंदिर मिलते हैं वो शक्ति को डेडिकेटेड है, मतलब दुर्गा को डेडिकेटेड है, आप कह सकते हैं। आप देखेंगे ये नागरा स्टाइल है, ये द्रविड़ स्टाइल है, और ये आपकी बेसर स्टाइल है जिसमें हमें मंदिर देखने को मिलते हैं। अब ये जो सारे मंदिर है ऑब्वियसली ये गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है, तो नागर स्टाइल में ही ये मंदिर होंगे। देख लेते हैं इन मंदिरों के बारे में। 10 अवतार टेम्पल जो कि उत्तर प्रदेश में हमने डिस्कस किया था। भितरगांव टेम्पल ये भी उत्तर प्रदेश में है। विष्णु टेम्पल ऑफ तिगवा, तो तिगवा का जो विष्णु मंदिर है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। भूमरा का शिव टेम्पल ये भी सतना मध्य प्रदेश में है। नचना कुटार का मंदिर ये भी पन्ना में है, पार्वती का टेम्पल है और ये गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है, मध्य प्रदेश में है। मुकुंदरा टेम्पल कोटा में है। लक्ष्मण टेम्पल रायपुर। शिव टेम्पल गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है। भीतरी टेम्पल गाजीपुर ये भी गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है। इसके अलावा धमेका स्तूप जो है इसका रिलेशन भी गुप्ता पीरियड से देखा जाता है, हालांकि इसका रिलेशन अशोक से भी मिलता है। ये कुछ टेम्पल है। अब ये स्टार्टिंग में जो 2 टेम्पल है इनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहला है 10 अवतार टेम्पल, देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ये टेम्पल जो है वो कैप्टन चार्ल्स के द्वारा डिस्कवर किया गया था और इसका नाम अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा रखा गया था, ठीक है। अब ये जो टेम्पल है नागर स्टाइल में, ऑब्वियसली ये पहला नॉर्थ इंडिया का टेम्पल है जो शिखरों के साथ बना हुआ था, ठीक है। इसके शिखर जो है 40 फीट हाइट के होते थे, लेकिन अब तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे 10 अवतार और विष्णु को ये डेडिकेटेड ये मंदिर है, और पुराणों में भी इस मंदिर का जिक्र है ऐसा बताया जाता है। अगर हम भीतरगांव टेम्पल की बात करते हैं जो कि कानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में है, ये ओल्डेस्ट रिमेनिंग हिंदू टेम्पल माना जाता है। 6th सेंचुरी में बना था, गुप्ता एरा से रिलेटेड है, और ये ब्रिक से बनाया गया, टेराकोटा से बनाया गया एक टेम्पल है। अब हम आर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप कनिष्क की बात करते हैं तो गंधार आर्ट के बारे में बात करते हैं हम, है ना। वैसे ही यहाँ पे भी आर्ट की बात करें तो 2 स्कूल चलते थे, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट। तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है उसमें जो स्टैच्यूज बनाई जाती थी वो बहुत ही रियलिस्टिक स्टैच्यूज थी, और जो रेड सैंड स्टोन होता है उसकी मदद से मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की स्टैच्यूज बनाई जाती थी। जहाँ पर आप ये गुप्ता पीरियड की स्टैच्यू देख सकते हैं, भगवान बुद्ध की स्टैंडिंग स्टैच्यू है, और ये जो हाथ है यहाँ पर बेसिकली ये स्टैच्यू डैमेज हो चुकी है, अभय मुद्रा पर ये स्टैच्यू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। राइट हैंड जो है वो अभय मुद्रा पे आपको देखने को मिलेगा। लगभग 500 AD के पास रेड सैंडस्टोन से इस इमेज को बनाया गया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सारनाथ स्कूल के बारे में, तो अमरावती, सांची, भरतू के जो भी स्टैच्यू है, सारनाथ के जो स्टैच्यू है वो सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट में बने हुए हैं। ये भी भगवान बुद्ध के कई सारे स्टैच्यूज में देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको याद ही रखना है यहाँ पर क्रीम कलर सैंडस्टोन का यूज हुआ था। आप यहाँ पे इस स्टैच्यू को और इस स्टैच्यू को देखेंगे तो यहाँ पर रेड है ये, और ये क्रीम कलर का सैंडस्टोन यूज किया है, ठीक। अगर हम कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं तो जैसे कि मैंने कहा
गुप्ता जो एम्पायर था वो हिंदुज्म को ज़्यादा सपोर्ट करता था, ब्राह्मणों का वर्चस्व बहुत ज़्यादा हो गया था। आपको यहाँ पे बता दें कि वर्ण व्यवस्था थी, डेफिनेटली थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था जो थी वो जन्म के अकॉर्डिंग थी, बर्थ के अकॉर्डिंग वर्ण व्यवस्था यहाँ पे अपनाई गई थी। और जो क्राइम कोई करता है तो उसका सजा के प्रोविजन भी अलग अलग थे। ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, मतलब ब्राह्मण सबसे ऊपर थे। आपको कई सारे अश्वमेध यज्ञ और कई सारे यज्ञों की जिक्र भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा वैदिज्म था, वैष्णविज्म था, शैविज्म था, शक्तिज्म भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब हिंदू धर्म की और सारी ब्रांचेस भी यहाँ पर स्प्रेड हुई। ठीक है, अब यहाँ पर अधिकतर जो आपको स्टैचू मिलेंगे वो भगवान विष्णु के मिलेंगे। तो भगवान विष्णु का जो वाहन था गरुण, गरुण गुप्ता पीरियड का अपना एक सिंबल भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ गुप्ता रूलर जो थे वो अपने आप को परम भागवत का टाइटल भी लेके रखे थे। तो परम भागवत का टाइटल भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा गुप्ता पीरियड के लोग कार्तिकी की पूजा भी करते थे और कार्तिकी को गॉड ऑफ वॉर के नाम से जाना जाता था। एक अच्छे फाइटर्स भी थे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नारद, यज्ञवल्क, कात्यायन और बृहस्पति की स्मृतियों के बारे में, तो ये सब भी गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मीमांसा के बारे में, तो मीमांसा सूत्र जो फिलॉसफी की एक ब्रांच है वो भी गुप्ता पीरियड के समय ही शुरू हुई थी। बेसिकली गुप्ता पीरियड के समय 6 फिलॉसफी थे। हम गुप्ता के पीरियड के बारे में पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। हम थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे जो गुप्ता पीरियड था उसमें सबसे ऊपर कौन होता था? राजा होता था। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज हमारे यहाँ सबसे बड़ा होता है, उसको न्याय करने का अधिकार होता है, वैसे ही जो जुडिशरी थी वो पूरी पावर राजा के पास थी। उसको महादंड नायक के नाम से जाना जाता था, जो कि फैसले सुनाता था। सबसे ऊपर कौन था? राजा था। राजा जो है वो चीफ मिनिस्टर और सेनापति का पूरा एक ग्रुप से उनकी एक कम्युनिटी बनती थी, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का काम करते थे। पूरे एम्पायर को राज, राष्ट्र, देश, मंडल, पृथ्वी या अवनी के नाम से जाना जाता था। अभी पूरा जो राज है वो छोटे छोटे प्रांतों में या फिर प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, जिनको भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति या भोगा या प्रदेश के नाम से उसको जाना जाता था। अब ये जो भुक्ति थी वो फर्दर डिवाइडेड थी किसमें? डिस्ट्रिक्ट्स में। डिस्ट्रिक्ट्स को हमने क्या कहा है? विषय कहा है। और जो विषय है उसे कंट्रोल कौन करता था? विषयपति इसको कंट्रोल किया करते थे। फिर ये जो डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं ये फर्दर डिवाइडेड थी, जिनको हम नगरास कहते हैं। और फिर नगर जो है वो फर्दर डिवाइड है, जिनको हम विलेज कहते हैं। अब विलेज जो है उनको पैटाका या संथाका के नाम से जाना जाता था। और स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती थी विलेज की वो पट्टा कहलाती थी। ठीक है, अब यहाँ पे संधि विग्रह एक शब्द मिलता है। संधि विग्रह, तो जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर का आज रोल है ना, जो एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, दूसरे देशों के साथ शांति पीस एग्रीमेंट करते हैं या फिर कोई ट्रिटी साइन करते हैं, तो उस समय संधि विग्रह का यही काम था। तो संधि विग्रह वॉज द मिनिस्टर फॉर द फॉरेन अफेयर्स, जो कि गुप्ता इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। अब जैसे कि मैंने कहा, ये जो पूरा राष्ट्र था वो भुक्तीज में डिवाइडेड था। ठीक है, जो भुक्ति के गवर्नर हुआ करते थे वो उपारिकाज कहलाते थे। तो इसके बारे में भी हमको इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब यहाँ पर जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है। तो ऐसे ही इस एडमिनिस्ट्रेशन को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब राजा और प्रोविंसेस के गवर्नर के बीच में कम्युनिकेशन बनाने के लिए भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट थी, जिसको हम कुमार, अमात्य या आयुक्त के नाम से जानते थे। इसके अलावा जो लोकल सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन था उसको संभालने के लिए नगर सैनिक हुआ था। अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो गुप्ता एम्पायर को रेवेन्यू कहाँ से मिलता था? फार्मिंग से, एग्रीकल्चर से। यही इनका प्राइमरी सोर्स था। इसलिए इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया कि नए नए तरीक़ों से इरिगेशन करा जाए, नहरें बनाई जाएं और कल्टीवेशन को बढ़ावा दिया जाए। फाइयान के बारे में हम सुनते हैं कि फाइयान एक चाइनीज़ ट्रैवलर था, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत आया था और भारत को इसने विजिट किया। फाइयान बताते हैं कि गुप्ता एम्पायर में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था, लोग कहीं भी आ जा सकते थे, आसानी से घूम सकते थे और सभी सुख सुविधाओं की चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध थी। और फाइयान ने जो मालवा का क्लाइमेट है या मालवा की जलवायु है उसको दुनिया का सबसे अच्छी जलवायु बताया है। तो ऐसी सब इन्फॉर्मेशन भी हमको फाइयान से मिलती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। बेसिकली 3 क्वेश्चन है, इनके आंसर आप देंगे। द गुप्ता किंग हु वॉज गुड प्लेयर ऑफ वीणा, तो वीणा के कौन सा प्लेयर, कविराज का टाइटल भी इनके पास था। कौन सा ऐसा राजा है जो वीणा का अच्छा प्लेयर था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य या फिर कुमारगुप्त। नेक्स्ट है, रामायण एंड महाभारत वर कंपोज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ? गुप्ता, मौर्य, कुषाण या हर्य।
नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय विच गुप्ता रूलर? नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त वन? ये 3 क्वेश्चन है, इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। वन मोर थिंग, मैंने यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री आपको ऑलमोस्ट लगभग सभी टॉपिक कवर किए, मिडीवल के सभी टॉपिक कवर किए और एंशिएंट के भी लगभग सभी टॉपिक कवर किए। अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो रह जाते हैं, तो उसका आपको लोड नहीं लेना है। इसके लिए हम आपके लिए एक नई MCQ सीरीज़ ला रहे हैं, तो इसमें जो छोटे बड़े टॉपिक छूट गए हैं या कोई कॉन्सेप्ट छूट गया है तो वो MCQ सीरीज़ में कवर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग उस MCQ सीरीज़ को भी स्टार्ट करेंगे। आज से हम यहाँ पर अपनी हिस्ट्री की क्लासेस को ओवर करते हैं। थैंक यू।